तो जी स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का जो अपना टॉपिक है, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बेटा इसको थोड़ा बहुत ना आप फ्रांसीसी क्रांति से लिंक करना, क्योंकि कुछ चीजें इसमें वहां पे भी चलेंगी। उसके बाद आपको याद है नेपोलियन का केस हुआ था, तो 9th में एक नेपोलियन के केस के बारे में ज्यादा बात नहीं की गई थी। तो नेपोलियन ने टुक ओवर कर लिया था और उसने फिर अपने तरीके से चलाना शुरू करा था, जिसके बारे में हम आगे क्या हुआ वो यहाँ जानेंगे और भी और कहानियों को जानेंगे। तो थोड़ा स्टोरी मोड चीजें चलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं ना अपने चैप्टर को। सबसे पहले देखो, आपको आपकी बुक जैसे स्टार्ट होगी ना, आपको एक चित्र दिखा रहा है, तो हम इस चित्र को समझ लेते हैं क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आप लोग ना चित्र पे फोकस करना। जब मैं करंटली पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप अपने चित्र पे फोकस करना। ये चित्र में क्या लिखा हुआ है, कहता है इमेजिन पेंटर नेम्ड फ्रेडरिक सोरियू, फ्रांस में था, ठीक है ना, और ये साल चल रहा है 1848 और उसका एक बड़ा सपना है, एक खूबसूरत सपना जहां पे सब देश फ्री है, आजाद है, लिव लाइक अ बिग हैप्पी फैमिली, खुशहाल सब जी रहे हैं। एक बच्चे का सपना है, वो देख रहा है ऐसा, और उसने डिसाइड करा कि मैं इस ड्रीम को पेंट करूंगा, नॉट ऑन वन कैनवस बट ऑन अ सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग। सिर्फ एक कैनवस पे नहीं, एक सीरीज बनाऊंगा 4 पेंटिंग की, उसमें सब में मैं इसको ड्रॉ करूंगा। इन द फर्स्ट पेंटिंग ही शोज अ लॉन्ग रोड, है ना, लंबा सा रोड, ठीक है, आप देखते चलना। और ऑन दिस रोड पीपल जो है ना, सारे यूरोप और अमेरिका, अमेरिका और यूरोप से मार्चिंग कर रहे हैं सब मिलके। इट नॉट जस्ट अ फ्यू पीपल, आदमी भी हैं, औरत भी हैं, बच्चे भी हैं, फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अमीर भी है, गरीब भी है, जवान भी है, बूढ़ा भी है, हर तरीके का इंसान है। दे आर ऑल वॉकिंग इन अ लाइन लाइक अ जायंट परेड। एक जायंट सी परेड जा रही है, ऐसे लाइन में जा रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस रोड स्टैंड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जैसे रोड खत्म हो रहा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दिस स्टैचू इज लाइक अ मदर फिगर, मां की तरह एक फिगर दे रखा है। क्या? होल्डिंग अ टॉर्च, मां ने एक टॉर्च होल्ड कर रखी है एक हाथ में। और टॉर्च किस चीज की है? एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट किसी को नजारा देना, किसी को उजाला देना, किसी जिंदगी में प्रकाश डाल देना, ऐसा। विच मीन्स द लाइट ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम। किस चीज का प्रकाश डाला? नॉलेज एंड फ्रीडम। एंड एक पेपर है दूसरे हाथ में, जो चार्टर्स हैं राइट ऑफ मैन, यानी कि आदमियों के अधिकारों के। मतलब ये जो हमारी माताएं बनी हुई, एक हाथ में प्रकाश है और दूसरे हाथ में बहुत सारे कागज हैं, जहां वो कह रही लो बेटा मैं तुम्हारे अधिकार लेकर आई हूं, इस तरीके से, है ना। तो ये सारी चीजें। एज द परेड गोज बाय एवरीवन बोज डाउन टू हर। जैसे जैसे परेड जा रही है, हर बंदे उसको बो डाउन कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं आजादी का और अधिकार का। वो उस औरत को नहीं कर रहे, वो एक स्टैचू बना रखा है जो उसको दिखा रहे हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं जो हमें आजादी मिली है और फ्रीडम मिली है ना, आजादी और फ्रीडम और अधिकार, राइट्स। अब ग्राउंड पे क्लोजली देखो, देखो जरा ग्राउंड पे क्लोजली। देयर आर ब्रोकन पीसेस ऑफ क्राउन्स एंड लॉयल स्केप्टर्स लाइंग ऑन अ ग्राउंड, लाइंग अराउंड, चारों तरफ कुछ पड़ा हुआ है। ये जो सोरियू जिस बंदे ने बनाया है, सोरियू, उसका तरीका है ये दिखाने का, ये कहने का कि पुराना सिस्टम, जैसे कि एब्सोल्यूट मोनार्की, राजतंत्र जो चल रहा है, जहां पर राजाओं के पास सारी पावर थी, वो अब जा चुका है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द पेंटिंग इज हाउ सोरियू शोज डिफरेंट कंट्रीज। सबसे बढ़िया चीज क्या है ना, कि जिस तरीके से हर देश को दिखा रहा है, ठीक है ना। उसने अलग अलग देश में अपने अलग अलग ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे, हर बंदे ने अपने कपड़े, अपने धर्म के और अपने खुद के झंडे ला रखे हैं। ये परेड किसके द्वारा लीड करी जा रही है? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और स्विट्जरलैंड। बिकॉज 1848 में ये ऑलरेडी फ्री थे। जब वो बंदा इमेज सोच रहा है ना, तो उसने स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स का सोचा, क्योंकि उस टाइम तक तो ये ऑलरेडी आजाद थे, है ना। और उनके पीछे बाकी देश चल रहे हैं और वो एक तरीके से ब्रदर, बड़े भाई की तरह उसको लीड कर रहे हैं। कौन कौन? यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड। उनके बिल्कुल राइट में फ्रांस है, जो आराम से रिकॉग्नाइज हो सकता है, उसका ब्लू व्हाइट फ्लैग, रेड फ्लैग है, दिख रहा है, ये फ्रांस से चल रहा है, ठीक है ना। दे हैव जस्ट रीच द स्टैचू, ये स्टैचू तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब बाकी जो है ना, अपने अभी रास्ते में धीरे धीरे रिपब्लिक ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है सबसे पहले हलचल फ्रांस में होनी शुरू हुई थी, तो इसलिए फ्रांस की बात की है, क्योंकि वो पहुंच चुका है, अब तक अधिकार वो ले चुका है, बाकी रास्ते में, यानी कि वो जस्ट अभी ले रहे हैं आजादी। वो धीरे धीरे उस
स्टैचू पे आएंगे तो उन्हें फल फ्रूट मिलेगा, अधिकार, रिस्पेक्ट, ये सब मिलेगा। फॉलोइंग फ्रांस, उसके पीछे पीपल ऑफ जर्मनी है, बिकॉज वो ब्यूटीफुल रेड फ्लैग, गोल्ड फ्लैग लेके चल रहे हैं ना। गोल्ड फ्लैग बेटा वो बीड़ी सिगरेट मत समझ लेना, गोल्ड फ्लैग होती ना, नहीं नहीं नहीं, वो गोल्ड फ्लैग मतलब ये गोल्ड वाला फ्लैग, समझ रहे हो आप, ठीक है। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल, है ना, क्योंकि इस टाइम पे जर्मनी जो है ना वो एक यूनाइटेड कंट्री नहीं है। 1848 तक यूनाइटेड नहीं है, वो अलग अलग, मतलब वो अपने में अलग अलग है, जिसके बारे में मैं आगे थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा डाली है वो बता दूंगा। और ये फ्लैग दिखा रहा है ड्रीम ऑफ जर्मन पीपल टू बी वन डे बिकम वन बिग यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक नेशन। और सारे जो बंदे ना वो सब अलग अलग झंडे लेके भी या फिर जैसे भी जा रहे हैं, वो सब ये ड्रीम करके चल रहे हैं कि एक दिन हम सब बड़े और यूनाइटेड इकट्ठे हो जाएंगे और हम भी एक लोकतंत्र देश बन जाएंगे। नेशन स्टेट क्या होता है, जैसे एक सवाल है, नेशन स्टेट क्या होता है। दिस टॉक्स अबाउट हाउ यूरोप चेंज्ड इन द 19वीं सदी में। 19वीं सदी मतलब 1800 से, है ना, जब भी 19वीं सदी की बात हो तो मतलब 1800 से 1900 का टाइम, है ना, ये बात तो आपको क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो नेशन स्टेट है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूरोप के बारे में कि यूरोप में जो बदलाव आए हैं 19वीं सदी में, यानी कि 1800 से 1900 में, है ना। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, देश के प्रति प्यार, एक झंडा बनाया, राष्ट्रगान बनाया, दिस इज ऑल अबाउट, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, एक सही में एक लगाव होना अपने देश के प्रति, विच इज द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी एंड प्राइड टूवर्ड्स वन नेशन। एक देश के प्रति लॉयल्टी रखना और प्राइड रखना और एक पावरफुल फोर्स बनाना, ये चीज बड़ी पावरफुल फोर्स है। इससे पहले यूरोप जो था ना वो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स के थ्रू चलता था। आज से पहले जब ये नेशनलिज्म आया एक देशों में या लोगों के अंदर, तो इससे पहले तो जो अपना यूरोप था ना वो एक मल्टीनेशनल डायनेस्टीज या एम्पायर्स हुआ करता था। डायनेस्टी मतलब राजवंश, राजाओं के वंश, तो मल्टीनेशनल मतलब एक का अपना मतलब एक जो अब आज के टाइम पे एक एक देश है उनके अंदर भी अलग अलग जात प्रजात के अलग अलग राजा थे, तो ना दिस मीन्स एक सिंगल राजा या एम्परर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप को या जो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं उन सबको भी चलाता था। एक अकेला राजा जो दूसरी भाषाओं को भी चला रहे हैं। हंगरियन एम्पायर था, उनके पास जर्मन्स हैं, हंगरियंस भी हैं और बहुत सारे अदर ग्रुप्स हैं एक ही रूलर के अंदर, मतलब एक ही रूलर है, वो अलग अलग जात प्रजात या भाषाओं बोलने वालों को भी राज कर रहा है। उसने भाई टेरिटरी कैप्चर करी होगी, हटा मार दिया होगा दूसरे राजाओं को। बट जैसे जैसे नेशनलिज्म आया, जैसे जैसे राष्ट्रवाद आया, तो ये जो एम्पायर्स है ना ये ब्रेकअप होने लग गए, टूटने लग गए ये एम्पायर्स, ठीक है ना। और नेशन स्टेट धीरे धीरे बढ़ने लग गया। मतलब एक स्टेट मतलब देखो, स्टेट मतलब जो कंट्री बन रहा है ना, जो देश बन रहा है, तो वो कैपिटल है ना, मतलब जो देश बनेगा, जो उसको चलाएगा, जो राष्ट्र शासन चलाएगा वो देश के हिसाब से चलेगा। मतलब ये हमारा देश फ्रांस है तो ये फ्रेंच भाषी यहाँ चीजें होंगी, वो उसी को सपोर्ट करेंगे। कोई दूसरी भाषा का रूलर हमें ना चलाए, हमारी भाषा का रूलर या फिर भाषाओं के रूलर भी नहीं मेरे भाइयों, मतलब बहनों, और हमें मतलब वो चलाए, क्या कहते हैं, हम लोग खुद अपने अधिकार को बराबर रखें, हमारी सब मिलकर बराबर हो, इस तरीके की भावना है, समझ रहे हो। तो डिफरेंस क्या है मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट में। ये जो मॉडर्न स्टेट हम पढ़ रहे हैं, मॉडर्न स्टेट हो जाना और ये नेशन स्टेट में, इसमें क्या फर्क है। कहते हैं मॉडर्न स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम यूरोप जो है ना वो मॉडर्न स्टेट रहा था। इसका मतलब इट वाज अ सेंट्रलाइज्ड, बेटा जब याद है डिसेंट्रलाइजेशन सिविक्स में पढ़ा था, डिसेंट्रलाइजेशन में पावर सबको बांट देना और सेंट्रलाइज मतलब एक अकेला हर पावर को होल्ड करे। तो सेंट्रलाइज पावर जैसे कि एक राजा के पास या सरकार के पास, उसके पास ही कंट्रोल होता था एक स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड पे, एक जमीन पे उसी का अधिकार होता था। इसलिए जो लोग रह रहे हैं ना वहां पे, उनके पास कोई फील नहीं होती थी कि वो बिलोंग करते हैं मिलके रहना, या फिर वो इस जात या इस समूह के भी हैं कि नहीं, ठीक है ना। नेसेसरली फील करना पड़ता था कि वो मिलके हैं एक तरीके से, ठीक है ना। और नेशन स्टेट क्या होता है, एक नेशन स्टेट एक डिफरेंट है कंट्री से, जहां पर मेजोरिटी जो नागरिक है ना, सिर्फ रूलर ही नहीं, वो सब जो मेजोरिटी नागरिक हैं वो सब फील कर रहे हो सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री, दे फील लाइक दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप। जैसे मतलब मैं एक इलाके में रह रहा हूँ, वहां सारे मेरे बंदे हो, तो हम मिलके अपना एक धर्म बनाएं, हम मिलके अपनी जाति को आगे सपोर्ट करें, अपनी भाषाओं को सपोर्ट करें, अपने ही जाति धर्म में मूवीज बनाएं, गाने बनाएं, वैसे ही बंदा हो हमारा रूलर जो हमें चला रहा है, सब हमारी चीजें हो। दिस इज नेशन स्टेट। और मॉडर्न स्टेट जहां पर एक राजा है या एक सरकार है जो उस पर्टिकुलर इलाके को चला रही है, वहां पे अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं और डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन अलग अलग टाइप के लोग हैं जहां उन्हें अपनापन फील नहीं हो रहा, समझ रहे हो। तो ये बस इतना सा फर्क है मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट में। और ये जो फीलिंग हम पढ़ रहे हैं कॉमननेस, सब एक साथ एक जैसे नजर आना, wasn't always there, it wasn't something that existed since the beginning of time, it was created।
और ये जो कॉमननेस वाली फील आना कि यार हम सब एक जैसे हों, हम सब बराबर एक जाति बरादरी के हों, ये फीलिंग कोई शुरू से ही नहीं थी इंसानों में, ये फीलिंग बनाई गई है, क्रिएट करी गई है। कैसे? स्ट्रगल, जब इंसान स्ट्रगल करेगा तब, है ना, जब इंसान लीडर्स के जो भी एक्शन है वो उसको परेशान करेंगे या फिर किसी लीडर के एक्शन वो चीज प्रमोट करेंगे तो उसको महसूस होगा कि हाँ ये हमारे लिए सही कर रहे हैं। या फिर कॉमन लोग, ठीक है ना, तो स्ट्रगल कैसे? लोग जब अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तब वो चीज कॉमननेस महसूस होगी। एक्शन ऑफ लीडर, लीडर जैसे आगे जाके हम पढ़ेंगे जिसेप्पे मेज़िनी, ठीक है ना, और बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हुए थे जिन्होंने हमारे नेशनलिज्म या अधिकार के लिए लड़ा कि हर देश को एक नेशनलिज्म होना चाहिए, ठीक है ना। देखो बेटा, आपसे पहले ना ऐसा समझ लो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कहानी बताऊं तो, जैसे मान लो ये एक इलाका है, ये इलाका है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस इलाके में सब लोग रहते हैं। अब यहाँ मान लो फॉर एग्जांपल एक नदी है, यहाँ अपना अपना एक नदी है, ये पहाड़ी इलाका है मान लो, ये रेगिस्तानी इलाका है थोड़ा मान लो, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के एरियाज हैं। तो आपको पता है अलग अलग टाइप के लोग रहेंगे। और मान लो यहाँ जो रहते हैं बहुत टाइम से अपनी एक भाषा बोलने लगे, अलग भाषा, ए भाषा बोल रहे हैं, बी भाषा बोल रहे हैं, सी भाषा। फिर एक बड़ा सा रूलर आया जिसने पूरा एरिया कैप्चर कर लिया, और मान लो वो फॉर एग्जांपल ए भाषा का ही है, तो सबको सब बोल रहा है कि ए भाषा बोली जाएगी, या बोल भी नहीं रहा तो आप अलग भाषा बोल रहे हो और आपको अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है जो मेरा देश चला रहा है, जो मुझ पर राज कर रहा है, वो बंदा जो है वो मेरे सेम जात बिरादरी का नहीं है, सेम मेरे धर्म का नहीं है, तो आपको थोड़ा अलग महसूस होगा। जब भी आप कभी ज्यादातर जो माइग्रेंट्स लोग होते हैं, जब भी वो कभी शहरों में आते हैं, बसते हैं रहने, तो वो आप देखते हो जनरली वो अपने किसी पड़ोसी के आसपास रहना पसंद करते हैं ताकि उन्हें थोड़ा अपनापन महसूस हो। वो और जितने भी लोग होते हैं वो ऐसा लोगों के पास रहना शुरू करते हैं जो खुद की जात बिरादरी के हो। एक इंसान जब भी कभी देखता है कि एक प्रॉपर लोकेलिटी है, वहां सारे मुस्लिम रह रहे हैं, तो वो रहना पसंद नहीं करेगा। तो कहेगा मुझे क्या ऐसी जगह दो जहाँ या तो न्यूट्रल लोग रहे हैं, जहाँ फिर मेरी जात बिरादरी के लोग ज्यादा रहे। ये एक मुस्लिम भी अगर 10 हिंदू बैठे हैं या कहीं पे कोई अलग अलग बैठे हैं, मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, कंफर्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि आपको वहीं कंफर्टेबल लगेगा। मान लो 10 अंग्रेज है और वहां पे आपको एक हिंदू बंदा नजर आ गया या इंडियन बंदा नजर आ गया, अब छोड़ते क्या करोगे? उसके पास जाके बैठ जाओगे, भले ही वो आपको पसंद हो नहीं हो, अच्छा लग रहा हो नहीं लग रहा हो, बट यू विल फाउंड कंफर्टेबिलिटी। तो ये वो चीज की बात हो रही है, कॉमननेस। तो वो कॉमननेस, ठीक है ना, वो ऐसे बड़े बड़े लीडरों ने ये चीजें संघर्ष करे, लड़वाया है ना। और दूसरा कॉमन पीपल, हर नागरिक जो है ना उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा, अपनी आइडेंटिटी को शेयर करा कि मैं ये हूं एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट थिंग। समझ रहे हो कि आंसर दिया था इस बंदे ने, अर्नस्ट रेनन ने, ठीक है ना, एक नेशन कैसे बनता है। तो 1882 में एक फ्रेंच फिलोसोफर थे ये अर्नस्ट रेनन, जिन्होंने एक फेमस लेक्चर दिया था, ठीक है ना, और ये चाहते थे आंसर, ठीक है ना, और एक सिंपल डीप क्वेश्चन का कि एक नेशन क्या होता है। इन्होंने सवाल करा कि नेशन, व्हाट इज अ नेशन, नेशन क्या है। और वो डिसएग्री करे थे कॉमन आइडियाज से कि एक नेशन इज मेड अप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम लैंग्वेज, रेस और रिलीजन। ही सेड दैट दीज थिंग्स आर नॉट इनफ टू मेक अ नेशन। समझ में आई मेरी बात? उन्होंने कहा कि भैया सिर्फ यही नहीं कहो कि सेम भाषा बोलें, सेम नस्ल के गोरे गोरे हैं तो सारे गोरे गोरे, काले काले सारे काले काले, या सेम धर्म के लोगों, सिर्फ यही एक देश को नेशन नहीं बनाता। अकॉर्डिंग टू रेनन, a nation is not just about a shared language or territory, it is about shared history and a shared will for the future। मतलब आपने अभी तक कितना इतिहास साथ में झेला और आप आगे जाके कितनी इच्छा दिखा रहे हो अपने साथ फ्यूचर साथ में झेलने का। और उन्होंने कुछ की पॉइंट्स रखे थे अपनी आर्ग्यूमेंट में। इन्होंने कहा अ नेशन इज अ लेगेसी, एक देश, एक नेशन एक लेगेसी होता है। अ नेशन इज बिल्ट ऑन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ हार्ड वर्क, sacrifices, dedication by its people. It is about having common glories, proud moments in the past. For example, एक जाति धर्म ने आज तक कभी अपने साथ भेदभाव ही महसूस नहीं किया, और एक जाति धर्म भेदभाव महसूस करता आया, तो कौन ज्यादा खुश होगा जब देश आजाद होगा? जब आप हार्डवर्क करते हो, और मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने अकेले ने हार्डवर्क करा, बट आपके पेरेंट्स या आपके किसी दोस्त को वो एनालाइज नहीं हुआ, एंड व्हेन यू अचीव दैट वर्क यू फील वेरी प्राउड एंड हैप्पी फॉर योरसेल्फ। पर क्या वो सामने वाले को फील हो सकता है? मे बी नहीं, उसको ही हो सकता है जिसने आपको वो चीज देखी हो एंड वो भी सेम फील कर रहा हो कि यार वाओ, है ना। तो वो चीज बात करिए कि एक नेशन एक लेगेसी होती है। लेगेसी क्या होती है? जो बनानी पड़ती है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए चीजें क्रिएट की जाती है, ठीक है। नेशन इज अ चॉइस। जो एग्जिस्टेंस होती है ना एक देश की, एक नेशन की,
वो एक डेली प्लेबिसाइट होती है। प्लेबिसाइट मतलब प्लेबिसाइट जो एक नेशन है, एग्जिस्टेंस होती है एक नेशन की, वो एक डेली प्लेबिसाइट होती है। प्लेबिसाइट मतलब डायरेक्ट वोट बाय द पीपल, जहां पर एक इंसान अपने नेता को चुने, डायरेक्ट वोट दे लोगों को। दिस मीन्स दैट एवरी डे द पीपल ऑफ द नेशन चूजेस टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो हर दिन हर इंसान को ये महसूस हो कि यस, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस नेशन एंड आई हैव द सेम इक्वल राइट्स दैट एवरीवन हैव इन दिस नेशन। तो ये कंटिन्यूअस चॉइसेस होनी चाहिए जीने की एक साथ, और वर्क करना मिलकर एक कॉमन फ्यूचर के लिए। जैसे मान लो अगर एक देश में लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट भी हैं बट वो सेम कैटेगरी के हर चीज में है, तो हर किसी इंसान के पास जो है ना, एक पहली चीज तो उसको ये महसूस हो कि मैं इसका पार्ट हूँ, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये उसे महसूस हो कि महसूस के साथ साथ ये हो कि वो हर सब बंदे जितने भी हैं समाज में, वो सब मिलके काम करें और वर्क करें कॉमन फ्यूचर की ओर। हमारा कॉमन फ्यूचर है, उस तरफ लोगों के मन में भी इच्छा हो कि यार हमें सबको बराबर अधिकार है, सबको बराबर ट्रीट करना पड़ेगा, तो मिलके ही चलेंगे इस तरीके से। अ नेशन इज अबाउट यूनिटी। कहते हैं नेशन यूनिटी, एकता का एग्जाम्पल है। बोलता है एक नेशन सबसे ग्रेट एग्जाम्पल होता है सॉलिडेरिटी, मतलब यूनिटी का। मतलब एक देश या एक नेशन सबसे ब्यूटीफुल चीज अपने साथ ये लगता है एकता, जब लोगों में एकता होती है। तो ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव डन ग्रेट थिंग्स टुगेदर इन द पास्ट एंड वांट टू डू इवन मोर इन फ्यूचर। जो लोग जिन्होंने मिलके एक साथ पास्ट में करा इकट्ठे संघर्ष या जो भी चीज, और आगे भी वो मिलके रहना चाहते हैं साथ में। नो फोर्स्ड एनेक्सेशन। एनेक्सेशन मतलब जब्त या किसी चीज को भगा देना, है ना, छीन लेना किसी से। एक नेशन शुड नेवर बी फोर्स्ड टू टेक ओवर अनदर कंट्री और अ प्रोविंस अगेंस्ट इट्स पीपल्स विल। तो एक देश कभी भी किसी दूसरे देश की, उसके दूसरे देश को एनेक्स नहीं करेगा या उसकी प्रोविंस नहीं लेगा बिना उसके देश लोगों की इच्छा के अनुसार, अपने देश की इच्छा के अनुसार। द पीपल ऑफ द प्रोविंस, जो उस देश की प्रोविंस मतलब शासक, उस देश के लोग हैं, उनके पास पूरा अधिकार होगा कि वो क्या उस देश का पार्ट होना चाहते हैं, नेशन का, या नहीं होना चाहते। बाकी नेशन प्रोटेक्ट करता है हर इंसान की आजादी। रेनन ने आर्ग्यू कहा कि जो एग्जिस्टेंस है एक नेशन की वो अच्छी है और नेसेसरी है, बिकॉज वो हमारी फ्रीडम को बचाती है। इफ द होल वर्ल्ड हैड ओनली वन रूलर एंड सेट ऑफ लॉज, लिबर्टी वुड बी लॉस्ट। तो वही देख, अगर एक पूरा वर्ल्ड जो है उसके पास एक ही रूलर होगा और वही सब सेट ऑफ लॉज लगाएगा, तो हर इंसान की लिबर्टी खो जाएगी। सिंपल शब्दों में रेनन ने कहा कि अ नेशन इज नॉट डिफाइंड बाय फिजिकल थिंग लाइक लैंड और लैंग्वेज। लेकिन एक नेशन सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकली हमारे पास सब सेम जमीन भाषा मिल गई। ये एक सोल होती है लोगों की, आत्मा। या आत्मा अनुसार क्या वो अपने आप को एक देख रहे हैं या महसूस भी कर रहे हैं, है ना। तो वो मेमोरी शेयर करते हैं ताकि वो एक साथ रह सके कि यार देखो हमने पास्ट में ऐसा किया था ना, इस तरीके से। और उनकी जो सहमति है, कांस्टेंट चॉइस है एक रहने की, स्पिरिट देन शेयर्ड डीएनए और अ पीस ऑफ लैंड। तो वो एक चीज की जो उनकी जो एकता है ना, कांस्टेंट चॉइस है उनकी कि हम शेयर्ड स्पिरिट रखेंगे, ना कि हम ऐसे नहीं कि शेयर पीस ऑफ लैंड शेयर कर रहे हैं, लैंग्वेज शेयर कर रहे हैं वो, या फिर डीएनए हमारा एक ही है, ये नहीं। उनकी स्पिरिट एक होनी चाहिए, इच्छा उनकी एक होनी चाहिए। अब अपना टॉपिक स्टार्ट होता है इस टॉपिक का, दैट इज क्या कहते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन। कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी और आइडिया ऑफ नेशन क्या था। तो आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति 1789 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, जहां से नेशनलिज्म का आइडिया तो शुरू हुआ था। डायरेक्टली एकदम से ऐसा नहीं हुआ था नेशनलिज्म होगा, लेकिन एक आइडिया मन में जाग गया था कि एक राष्ट्रवाद, देश के प्रति राष्ट्रवाद वाली फीलिंग जाती। रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस एक एब्सोल्यूट मोनार्की था। बता सकते हो कौन राजा था फ्रांस का? लुइस 16, बिल्कुल। और उसके पास अनलिमिटेड पावर थी। इट एंड वाज जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, है ना। आफ्टर द रेवोल्यूशन एवरीथिंग चेंज्ड। तो एक राजा जो एब्सोल्यूट मोनार्की था, एक सिर्फ जमीन थी रहने की कि हाँ जी यहाँ हो रहा है। रेवोल्यूशन के बाद सब चीज बदल गई। रेवोल्यूशन में अब भाई बेटा, रेवोल्यूशन भी ऐसे नहीं हुआ था कि एकदम से बहुत सारी चीजें हुई थी। अगर आपको याद हो तो आगे तो हम पढ़ेंगे कि हाँ जी आगे जाके क्या हुआ था। अभी तो हम वहां पे हमने पढ़ा था कि नेपोलियन बोनापार्ट आ गया था। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। देखो, सबसे पहले एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही थी, तो वहां पे फिर एब्सोल्यूट मोनार्की हटा के लुइस 16 की पावर को थोड़ा कंट्रोल करा था, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाए। राजा भी है लेकिन संविधान भी आ गया, मिलके लोग एक रिपब्लिक बना दी थी। फिर राजा ने, आपको याद होगा, हंगरी या फिर और बाकी देशों के साथ मिलके ना, ऑस्ट्रिया, इन सब देशों के साथ मिलके वॉर शुरू करवा दी थी और वो उनको सपोर्ट कर रहा था। तो लोग भड़क गए, लोगों ने देखा कि ये तो उनको सपोर्ट कर रहा है ताकि ये चाहता है कि हमारा जो देश है ना वापस से वो खुद पावर में आ जाए।
तो हमारे आम जनताओं को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है वॉर स्टार्ट करवा के। पकड़ा उसको, उसको याद है गिलोटिन, गिलेटिन याद थी एक जगह, उस पे मरवाया जिस लीडर ने पकड़ा। फिर वो बंदा आया, उसने अब जब शासन चलाया, रॉबर्टस्पियर, बिल्कुल सही, रॉबर्टस्पियर उसका नाम था। और रॉबर्टस्पियर को फिर जब वो शासन पे आया तो रेन ऑफ टेरर आ गया, आतंकवाद फैल गया था बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद आपको पता है कि जब रॉबर्टस्पियर का आतंकवाद चलने लगा था ना, तो धीरे धीरे लोगों ने जो है उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसके बाद एक रूल आया था जहां पर 5 मेंबर्स होते थे और तीनों कैटेगरी से लिए गए थे, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। तो उसको एक मिलिट्री सोल्जर था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने टुक ओवर, वो वीक सरकार थी उसको पूरा हटा दिया और फिर अपना राज शासन पूरा वो ले आया। शुरुआत में लोगों ने बहुत पसंद करा क्योंकि एक स्ट्रांग लीडर बन के नजर आ रहा था, वॉर में बहुत जितवा रहा था, लेकिन आगे जाके क्या होगा वो हम अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये रिकैप था 9th में क्या हुआ। तो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बदलाव आए, ठीक है ना, उस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। तो कहता है कि रेवोल्यूशन लेड सम बिग चेंजेस एंड फ्रांस, हाउ फ्रांस वाज गवर्न। तो वही रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा बदलाव आए, जहां पता चला कि फ्रांस को कैसे गवर्न किया जा रहा था। ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी, मतलब पावर जो थी ना वाज टेकन अवे फ्रॉम द किंग एंड गिवन टू द ग्रुप ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। ये हमें पता है कि पावर राजा से ले ली गई थी और वहां के नागरिकों में बांट दिया जा रहा था, ठीक है ना। तो जो हमने देखा था कि जो पावर थी राजा के पास से वो फ्रांस के सिटीजन्स में बट गई थी, और जो रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने डिक्लेयर करा था कि अब जो लोग हैं ना वो एक देश को बनाएंगे और देश का भविष्य डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। और उन्होंने एक कलेक्टिव आइडेंटिटी इकट्ठी करी थी, ठीक है ना। तो जो रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने बहुत सारे स्टेप लिए थे कि जो फ्रांस है वो एक तरीके से एक सिंगल यूनाइटेड नेशन नजर आए, और यहाँ पर एक सेंस आया था कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब मिलके इकट्ठा होंगे। तो नए आइडियाज कैसे लाए गए थे, तो जो आइडिया है ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड ले सिटियोन, ये देखो उनकी भाषा में द सिटीजन वर प्रमोटेड। दीज एम्फेसाइज दैट द फ्रेंच पीपल वर अ यूनाइटेड कम्युनिटी विद इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। नए सिंबल्स लाए गए, एक नया फ्रेंच का फ्लैग बनाया गया जो ट्राई कलर था, ब्लू व्हाइट रेड, और उसको चूज किया गया कि वो जो पुराना रॉयल फ्लैग होता था ना राजाओं का, वो हटाएंगे। नया इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, स्टेट जनरल, एक पुरानी पॉलिटिकल बॉडी हुआ करती थी, जब मैं बार बार आपको बात कर रहा था ना कि सबसे पहले राजाओं की पावर को कम करा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया, तो ये स्टेट जनरल हुआ करती थी। अब उसको रिनेम कर दिया नेशनल असेंबली से, और उसके मेंबर्स को नागरिक द्वारा चुने जाएंगे उसके मेंबर्स। बाकी नेशनलिस्टिक फीलिंग्स, जो न्यू हेमन्स थे वर कंपोज्ड, ठीक है ना, नए नए हेमन्स, मंत्र बनाए गए, ओथ लिया गया, शपथ, ठीक है ना। और एंड मेरिटियर्स, मतलब पीपल हु डाइड फॉर द नेशन, जैसे जो होते हैं ना मेरिटियर, मतलब जो फौज में शहीद हो जाते हैं वो लोग, उनको ऑनर करा गया। और ये सभी जो है सब देश के नाम पे, नेशन के नाम पे हुआ। सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया, एक सिंगल सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनाई जो यूनिफॉर्म करेगी सारे लॉ हर बराबर नागरिकों के लिए, ठीक है ना। इकोनॉमिक में यूनिटी आई, मतलब जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी, आपको याद है पहले अलग अलग ड्यूटीज हुआ करती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो अलग अलग करेंसीज, नेपोलियन के टाइम पे ये प्रॉब्लम आ गई थी ना, जब उसने थोड़ी दूर करने की कोशिश करी या क्रिएट हो गई थी, इधर से उधर जा रहे हो तो अलग करेंसी हुआ करती थी, अलग अलग टाइप का आपको टैक्स देना पड़ता था। तो टैक्स जो होते थे ना, गुड्स मूव कर रहे हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, वो उसको जो है ना अबॉलिश, खत्म कर दिया, और एक सिंगल सिस्टम बनाया नापने का या मेजर करने का, जिससे ट्रेड व्यापार करना बहुत ज्यादा आसान हो गया। कॉमन लैंग्वेज और रीजनल डायलेक्ट्स, मतलब लोकल लैंग्वेज को डिस्करेज करा गया, और एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज फॉर द एंटायर नेशन। तो पूरे देश के लिए जो भी सारी अपनी कोई लोकल लैंग्वेज बोल रहा सब खत्म करा के फ्रेंच एक नेशनल लैंग्वेज बनाई। और इससे क्या फैला, देखो ये सारी चीजें हमें दिखा रही है कि एक स्प्रेड हुआ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है ना। जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे वो विश्वास रखे कि उनका मिशन है कि वो फ्री हो द पीपल ऑफ द यूरोप के लोग से, मतलब किससे फ्री हो, डेस्पोटिज्म, मतलब एब्सोल्यूट रूल से, जो एक अकेला राजा शासन चलाता उससे फ्री हो, और हेल्प करें टू बिकम इंडिपेंडेंट नेशन, और हेल्प मिले उन्हें कि वो एक देश को इंडिपेंडेंट देश बना सके। जब ये न्यूज फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरे यूरोप में पड़ी थी तो स्टूडेंट्स, एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल, ये सब इंस्पायर हुए थे, और उन्होंने एक अपने खुद के जैकोबिन क्लब बनाने शुरू करे थे, और नेशनलिज्म का आइडिया शुरू हुआ था। और एक कहावत बनी थी यहाँ से कि जब फ्रांस छींकता था तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाती थी। समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना क्यों?
छींका तो वो जो भी कुछ एक्टिविटीज हुई पूरे यूरोप में फैल गई, ऐसा होने लग गया था। तो नेपोलियन का क्या रोल रहा था, जो फ्रेंच आर्मीज थी ना, विद द हेल्प ऑफ जेकोबिन क्लब, आपने सुना होगा फेमस क्लब था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, इन्होंने मार्च करा था इनटू प्लेसेस लाइक हॉलैंड है ना, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बहुत सारे पार्ट्स में 1790s के थ्रू, ठीक है ना। और एक आइडिया फैला था नेशनलिज्म का पूरे यूरोप में फ्रेंच आर्मीज के थ्रू। जब आपको याद होगा कि जब राजा को हटाया गया था तो बहुत सारी आर्मीज और भी जगह टुक ओवर कर रही थी और वहाँ के राजाओं को भी ना, वहाँ के लोगों को सपोर्ट कर रही थी कि राजा वाजाओं हटाओ इस तरीके से ना। तो उस टाइम पर ही एक बंदा था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना, जो पावर में आया था और उसने डिस्ट्रॉय कर दी थी डेमोक्रेसी फ्रांस के अंदर बाय बिकमिंग एन एम्परर। एक नॉर्मल बंदा है, आर्मी का, बड़ा फेमस हुआ और उसने करा क्या था, जो भी फ्रांस के अंदर अभी डेमोक्रेसी चल रही, धीरे धीरे राजा हटाया है, डेमोक्रेसी लोगों का शासन लाना शुरू किया है, उसको उसने हटा के एक एम्परर बन गया। लेकिन ही मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स मच मोर एफिशिएंट बाय इंट्रोड्यूसिंग रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। लेकिन इसने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब जो सरकार चलाने का एक तरीका होता है, वो सिस्टम्स ने इसके बहुत अच्छे थे क्योंकि इसने कुछ रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स पे फोकस करा था। मतलब जब ये इसने एक तरीके से धीरे धीरे हुआ क्या ना, जब सरकार अच्छी नहीं चल रही थी, करप्ट थी है ना, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चल रही थी, तो उस टाइम पर इस बंदे ने क्या करा ना, इसने अपने पावर कंट्रोल में लिया, एम्परर बना। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने पावर हाथ साइड बाय साइड लेने के साथ साथ ऐसे ऐसे जो रूल्स लाए, लॉ लाए ना, वो सारे ऐसे थे जो एक्चुअल में एक रेवोल्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं। ऐसे रूल्स या पॉलिसीज लाए जिनसे ये लग रहा था कि हाँ बदलाव आना चाहिए और ये बंदा बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। जैसे क्या क्या उसने लाया, नेपोलियनिक कोड, जिसे सिविल कोड 1804 कहा जाता है, मेजर बहुत बड़ा बदलाव था। इसने सारे जन्म के आधार पर जो भेदभाव थे या प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार थे, वो खत्म कर दिए थे नोबल्स के। इसने कानून की नज़र में हर इंसान को बराबर रखा। इसने जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वो सिक्योर्ड रखा। इसने रिफॉर्म्स लाए जिससे कॉन्कर्ड करा टेरिटरीज को, मतलब नेपोलियन ने ना इंट्रोड्यूस करे ऐसे रिफॉर्म्स जहां पर वो जो एरिया जो वो कंट्रोल कर रहा है वहां पे बदलाव लाए, धीरे धीरे और कैप्चर कर रहा है, वहां वहां भी ये रूल्स अप्लाई करेगा जहां जहां ये राज करता जाएगा। ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। उसने क्या करा ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एक सरकार के टाइप्स होते हैं चलाने के देश को, उसको आसान बनाया, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ पे, एक तो डच रिपब्लिक और स्विट्जरलैंड जैसी जगहों में उसने फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया। जैसे जहां पर आपको पता होगा पीजेंट जो होते थे, वो जो सेकंड कैटेगरी वाले लोग होते थे, उनको जाके अपने खेती का कुछ परसेंट दिया करते थे। वो जो फ्यूडल सिस्टम होता था उसको प्रॉपरली खत्म कर दिया था। और उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, मतलब रूल्स दैट लिमिट ट्रेड, ऐसे रूल बने हुए थे जो जिससे ट्रेड ज्यादा होता नहीं था, उस रूल्स को इसने थोड़ा कम कर दिया, ठीक है ना। इसने उनको शहरों से हटा दिया उन रूल्स को। इसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस को बहुत ज़्यादा बेहतर करा। ये कुछ बदलाव थे जो बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। एक बिजनेसमैन के हिसाब से देखोगे, वर्कर के हिसाब से देखोगे, उन्होंने रियलाइज़ करा कि ये जो है ना यूनिफॉर्म लॉ है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, स्टैंडर्डाइज्ड है ना, मतलब स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर, जो वजन भी होता था नापने का, पहले हर अलग अलग जगह जाते थे तो हर किसी का अपना एक तरीका होता था चीज़ों को नापने का, और अलग अलग करेंसी भी हुआ करती थी, तो कॉमन करेंसी बनाई जिससे व्यापार करना बड़ा आसान हुआ। मिक्स्ड रिएक्शन टू फ्रेंच रूल, जो भी फ्रेंच रूल थे उनके मिक्स रिएक्शन थे। शुरुआत में बहुत सारे लोग, जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के जो लोग थे, जैसे जैसे नेपोलियन उनकी टेरिटरीज को कंट्रोल कर रहा था, राजाओं को भगा रहा था, तो लोग बड़े खुश थे, कह रहे बहुत बढ़िया मसीहा है हमारा, हमारे लिए भला कर रहा है, ठीक है ना। उसे क्या कहा था, देखो हरबिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब ये बंदा ब्रिंगर है, फ्रीडम, आज़ादी ला रहा है हमारे लिए। लेकिन जो एक्साइटमेंट है जल्दी ज़्यादा लंबी चली नहीं। जो लोकल आबादी थी ना, वो धीरे धीरे हॉस्टाइल बन गई टूवर्ड्स फ्रेंच रूल। मतलब एक होता है ना हॉस्टाइल, मतलब किसी को अपने कैद में कर लेना, ऐसा फील होने लगा लोगों को। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थे, कमियां थी। जो नया सिस्टम लाया था ना, उसमें पॉलिटिकली हर इंसान के पास आज़ादी नहीं थी, कोई अपनी खुद की सरकार या अपने नहीं बना सकता था। टैक्स बढ़ा दिए थे, लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, सेंसरशिप लगा दी थी कि तुम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, उसे सेंसरशिप लगाना कहते हैं जनरली। फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है ना, वो नहीं है, ठीक है ना। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन मतलब उन्हें फोर्स करा गया फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करो,
ताकि और यूरोप के हिस्से को हथिया लें, कॉन्कर करें। ये नेगेटिव एस्पेक्ट थे, जिससे हुआ क्या ना, बेनिफिट जो लगा ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में, और जो शुरुआत में जोश था वो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग डिजायर में बदल गया आज़ादी की। लोग को लगा कि अब हमें आज़ादी मिलेगी, लेकिन बाद में जाके वो और दब गए और उन्हें लगा कि अब हमें एक्चुअल में आज़ादी चाहिए। तो नेपोलियन बोनापार्ट सिर्फ फ्रेंच में नहीं, वो और ओवर भी जैसे जैसे टेरिटरीज को कॉन्कर कर रहा था, वो पार्ट भी वो कवर कर रहा था। तो लोग परेशान हो रहे थे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। बाकी देखो एक मैप है आपकी बुक का ही है, ठीक है ना। बुक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फ्रांस का इलाका और स्विट्जरलैंड इसके बगल में ही है, ठीक है ना। तो जनरली इन एरियाज पे भी वो कैप्चर करना धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा था, ठीक है ना। बाकी ऑटोमन एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर है, ठीक है ना, और बाकी अपना देखते रहेंगे प्रशियन एम्पायर, ठीक है ना, जो हम आगे जाके चीजें पढ़ेंगे। अब हुआ क्या, अब ये वाला टॉपिक बड़ा अच्छा है। कांग्रेस ऑफ वीना, नाम याद रखना, एक मेजर इंटरनेशनल मीटिंग थी जो 1815 में बैठी, जब नेपोलियन बोनापार्ट को हराया। अब देखो, अब ऐसा कैसे बात आ गई नेपोलियन बोनापार्ट को हटाया, तो वो भी कहानी आएगी कि कैसे हटाया, क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है ना। तो ये जो मेन गोल था ना इस कांग्रेस का, वो यही था कि जो लॉन्ग लास्टिंग पीस आ रहा है यूरोप में वो लाएं, और जो भी अनडूइंग चेंजेस हैं जो बने हैं नेपोलियन वॉर्स के द्वारा, ऐसे कुछ बदलाव जो नेपोलियन ने करे, वो वापस से ठीक करे जाएं। उनका मकसद क्या था कांग्रेस ऑफ वीना इस मीटिंग को रखने के लिए, और किस किस ने अटेंड करी थी, क्या क्या चीज़ थी। सबसे पहले किस किस ने अटेंड करी, तो मेजरली 4 पार्टिसिपेंट थे, बिग 4, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। प्रशियन एक एम्पायर था विच वॉज अ पार्ट ऑफ जर्मनी, ध्यान रखना, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। मेन गोल क्या था, पुराना मोनार्कीज को वापस लाना, जो नेपोलियन धीरे धीरे हटाता गया था, और मैप को दोबारा से ड्रॉ करना यूरोप के। और जो लीडर्स मिले थे वीना में, वो कंजर्वेटिव लोग थे, पुरानी सोच वाले लोग जो राजाओं को ही आगे मानते हैं, जो बिलीव रखते थे पुराने इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि मोनार्की, इसको बचा के रखना चाहिए। तो कांग्रेस ऑफ वीना एक मीटिंग बिठाई गई, लेकिन ये आफ्टर जब उसको हराया तब, ठीक है ना। की डिसीजंस क्या लिए गए, तो एक बोरबोन डायनेस्टी थी विच हैड बीन रिमूव बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति में बोरबोन डायनेस्टी थी जिसको हटा गया था, जिससे पावर जो है ना उसको रिस्टोर करा गया फ्रांस के अंदर, ठीक है ना। तो उसको अब क्या करा गया, बोरबोन डायनेस्टी थी जिसे पहले हटा दिया था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, उसको रिस्टोर करा गया फ्रांस के पावर में, यानी कि फ्रांस में वापस से एक बोरबोन डायनेस्टी अब राज कर रही है वहां पे। एक सीरीज थी बहुत सारे बफर स्टेट की विच वॉज क्रिएटेड अराउंड फ्रांस टू प्रिवेंट फ्यूचर फ्रेंच एक्सपेंशन। तो एक क्या करा ना, फ्रांस के आसपास बफर स्टेट्स बना दिए, जो कल को ये ना कि ये जो इलाका है फ्रांस का, ये और आगे जाके एक्सपेंड ना हो, उसको रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल, जो किंगडम था नीदरलैंड का, वो सेटअप इन द नॉर्थ, तो एक किंगडम बनाया गया नॉर्थ में, फ्रांस के नॉर्थ में नीदरलैंड का। अगर मैप में देखें तो दिख रहा है क्या, नॉर्थ है फ्रांस के नॉर्थ, हाँ ये रहा, ठीक है ना। तो इसको बनाया गया फ्रांस एक, तो ये ऐसे इलाके बनाए गए जो बफर स्टेट्स हैं, जो फ्रांस के चारों तरफ बनाया है, जो कल को फ्रांस अगर एक्सपेंड करे तो उसमें रोकेंगे। प्रशिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, एंड ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। तो ऑस्ट्रेलिया को दिया, ऑस्ट्रिया कह रहा हूँ, ऑस्ट्रिया को दिया गया नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल, ठीक है ना। और प्रशिया को नई टेरिटरीज भी दी गई वेस्टर्न जगह पे। तो प्रशियन एम्पायर अगर आप देखोगे तो उसको वेस्टर्न में ये दिख रहा है, ये वाला, ये जगह दी गई। और इटली अपना कहाँ पर है भैया, मेरे ख्याल से इटली यही है, ये वाली छोटी जगह यही इटली होगी। इस वाले को थोड़ा और एरिया दिया गया था, ठीक है ना, यही होगी मेरे ख्याल से, तो ठीक है। तो ये चीजें करी गई कुछ, ठीक है ना। बाकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे, कि जो कांग्रेस ऑफ वीना बैठी थी ना, इस्टेब्लिश करी थी, उसमें यूरोप के अंदर एक पावर के अंदर बैलेंस लाने के लिए करा था। लेकिन जो इसकी सक्सीडेड था, व्हेन वाइल इट सक्सीडेड इन मेंटेनिंग पीस फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर, इट लार्जली इग्नोर द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म विच इवेंचुअली लेड टू मोर रेवोल्यूशन एंड कन्फ्लिक्ट। तो इन्होंने ट्राई यही करा था कि आज के बाद से अब जो भी ये लोग हैं, आम जनताएं पागलों की तरह अपने बराबर अधिकार के लिए मान रही, सब खत्म करो इन लोगों के अधिकार, और दोबारा ये चीज उठनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये चीज तो लगभग जो है ना, लगभग मान लो फॉर एग्जांपल 40 कुछ साल तक ही मेंटेन रही, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे जो नेशनलिज्म है या लिबरलिज्म है ना, वो धीरे धीरे और रेवोल्यूशन और ज्यादा कन्फ्लिक्ट फ्यूचर में लाएगा। ये एक चित्र दिखा रखा है, देखो आपको ये, अब ये आपको जो चित्र है ना किताब में दे रखा है, यही नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी को समझाएगा जब अपन देखेंगे, है ना। आ जाओ इधर देख लो, कोई नहीं। कहता है
ये आप देख रहे हो क्या है, एक तरीके से प्लांटिंग ऑफ द ट्री ऑफ लिबर्टी, एक लिबर्टी का ट्री बनाया जा रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आगे आगे की कहानी बताएगा ये। अभी फिलहाल अपन कहानी में ये समझ चुके हैं कि 1815 के आसपास कांग्रेस ऑफ वीना एक बैठक बिठाई थी, जहां पर ये कहा गया, कंजर्वेटिव वापस आए और बोला कि भाई वापस राजाओं को शासन दो और इन्हीं को चलाने दो। लेकिन हम ये पढ़ लिए हैं कि आगे जाके रेवोल्यूशंस और कन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा पैदा होने वाले हैं। अभी के फिलहाल नेपोलियन बोनापार्ट जो आगे बढ़ता जा रहा था, उसको हटा दिया। क्या नेपोलियन बोनापार्ट सही था? कुछ हद तक स्टार्टिंग में सही था, लेकिन एक टाइम बाद उसकी पॉलिसीज ऐसा लग रहा था कि ये भी एक एम्परर ही है, अपने हिसाब से ही सोच रहा है, देश में सब इंसानों के हिसाब से नहीं सोच रहा, ठीक है ना। बाकी इनिशियल जो इसका सिंबल है, जो ट्री ऑफ लिबर्टी आप देख रहे हो, ये कह रहा है वाज अ सिंबल यूज्ड बाय रेवोल्यूशनरी, जो भी रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी लोग थे इस सिंबल को यूज करते थे। कहता है जब भी फ्रेंच आर्मीज जो है ना वो एंटर करती थी ना नई टेरिटरीज में, तो ये प्लांट लगा देते थे और ये दिखाते थे कि दे वर ब्रिंगिंग फ्रीडम एंड लिबर्टी टू द पीपल। तो जैसे ही ये फ्रेंच आर्मी घुसती थी ना नई नई टेरिटरीज में, तो ये प्लांट लगा देते थे कि बेटा देखो हम ना आज़ादी और लिबर्टी ला रहे हैं। रियलिटी क्या थी इस पेंटिंग की? तो पेंटिंग आपको एक कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी दिखा रही है, जहां पे दिख रहा है एक जर्मन का आर्टिस्ट कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, जो पोर्ट्रे कर रहा है फ्रेंच के सोल्जर को नॉट एज लिबरेटर बट एज ओप्रेसर। लेकिन ये तो देखो, ये नहीं दिखा रहा कि ये लिबरेटर है, ये दिखा रहा है कि जो फ्रेंच के आर्मीज हैं, ये जो लोग हैं, ये एक ओप्रेसर है, ये हमें रोक रहे हैं, दबाने आए हैं, ठीक है ना। पेंटिंग क्या दिखा रही है, जब आप लेफ्ट में देखोगे तो फ्रेंच के सोल्जर्स जो है ना वो दिखा रहे हैं सीजिंग अ पीजेंट्स कार्ट, ठीक है ना, पीजेंट्स कार्ट, ठीक है ना। लेफ्ट साइड कौन सा, ये वाला साइड, क्योंकि प्रॉपरली तो अपने को डायग्राम ढंग से समझ नहीं रहा, ठीक है ना। लेकिन इसमें कहा गया है कि जो लेफ्ट साइड है वहां दिख रहा है कि जो हम जो पीजेंट्स का जो कार्ट है, हाँ तांगा है ना, ये गाड़ी तो दिख रही थी यहाँ कहीं, तो दिख रही है, ये कहीं गाड़ी सी लग रही है तो शायद है ना, पीजेंट्स का जो कार्ट है उसको ना ये छीन रहे हैं, सीज कर रहे हैं, जो दिखा रहा है कि ये लोगों की जमीन ले रहे हैं। कौन लोग? फ्रेंच के सोल्जर्स, जब जब घुस रहे हैं जिस जिस टेरिटरी में। और सेंटर में दे आर हरासिंग यंग वुमेन, एक जवान औरत को वो हरास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी एक पीजेंट है, उसको फोर्स किया गया है कि तू नी डाउन कर, मतलब हमारे सामने घुटने झुका, जो दिखा रहा है कि तू अपनी डिग्निटी और फ्रीडम खो चुका है। जो, और ये जर्मन के बंदे ने बनाया, जो दिखा रहा है कि फ्रेंच जो नेपोलियन बोनापार्ट जो आगे टेरिटरीज को कैप्चर कर रहा है, वो ये सीन चल रहा है भाई। और ये एक इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन भी यहाँ कहीं दिख रही होगी, अगर कहीं होगी तो, लिखत किसी चीज पे, वहां पे लिखा हुआ है टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जो प्लेग है ट्री का इटसेल्फ, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला, ये मेरे ख्याल से इसी इंस्क्रिप्शन की शायद बात हो रही होगी, ठीक है ना। तो ये दिखा रहा है कि जर्मन का इंस्क्रिप्शन है जो ट्रांसलेट कर रहा है कि सेज कि हमसे आज़ादी ले लो और इक्वालिटी ले लो, ये मॉडल है ह्यूमैनिटी का। और ये एक सार्कास्टिक मैसेज है, ताना मार रहा है कि ले लो भाई, ले लो हमसे आज़ादी, ले लो हमसे, है ना, डिग्निटी ले लो हमसे ना। बाकी इट मोक्स द फ्रेंच क्लेम ऑफ बीइंग लिबरेटर, और ये मोक कर रहे हैं फ्रेंच के लोगों को कि तुम अपने आप को लिबरेटर कहते हो और देखो तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो। पेंटिंग ये दिखा रही है कि जो फ्रेंच है, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग लिबर्टी, दे आर टेकिंग इट अवे थ्रू फोर्स एंड ऑक्यूपेशन। बल्कि ये लोग हमारे लिए आज़ादी ला रहे थे, हमको लिबर्टी दे रहे थे, बल्कि उल्टा हमसे ये चीज़ छीन रहे हैं, ठीक है ना, हमारे से फोर्सफुली। और ये पेंटिंग बेटा एक एग्जाम्पल दिखा रहा है कि कैसे लोगों का जो फीलिंग है टुवर्ड्स फ्रेंच चेंज हुआ था, और जो इनिशियल एक्साइटमेंट थी वो हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गई थी, जब फ्रेंच रूल धीरे धीरे सेंसरशिप लाने लग गया था, फोर्स टैक्स लाने लग गया था, और मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन धीरे धीरे कैसे कैसे मिलिट्री को कंट्रोल पूरा देश पे होता जा रहा था, जो कि जनरली ऑपरेशन दबाव महसूस हो रहा था और फ्रीडम का आज़ादी नहीं, दबाव महसूस हो रहा था। इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान रखना, जो नेशनलिज्म का राइज हुआ है यूरोप के अंदर, उसमें क्या क्या हुआ था। देखो 1797 के अंदर जब नेपोलियन धीरे धीरे बढ़ रहा था ना, तो उसने इन्वेड कर दिया था इटली पे। तो ये जो मार्क करता है कि भैया नेपोलियनिक वॉर स्टार्ट हुई थी सबसे पहले किस इवेंट से, जब उसने इटली पे इन्वेड करा था। नेपोलियन की जो आर्मी थी वो कॉन्कर कर रही थी नई नई टेरिटरीज और स्प्रेड कर रही थी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। 1814 से 15 में नेपोलियन बोनापार्ट का फॉल हो गया था, जब आपको याद होगा कांग्रेस ऑफ वीना पीस सेटलमेंट आया था। जब नेपोलियन हारा था तो मेजर यूरोपियन पावर जो थी ना वो कांग्रेस की वीना में मिली थी, कांग्रेस ऑफ वीना में, और वहां पे उन्होंने जो भी चेंजेस अब तक लाए गए हैं उसको अंडू करा। अंडू समझते हैं ना, कोई चीज हो गई उसको रिवर्स कर दो। और उनका एम था कि जो पुरानी मोनार्कीज है उसको वापस लिया जाए, एक नया बैलेंस बनाया जाए पावर का, जो कि लार्जली इग्नोर कर रहा है नेशनल यूनिटी को, ठीक है ना। मतलब वो जो देश के प्रति एकता है इसको खत्म करो, हटाओ, जय चल रहा है राजाओं का शासन वो रखो।
इसके बाद बड़ा इवेंट क्या हुआ 1821 में, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन। तो ग्रीक्स जो थे ना, वो लोगों ने स्ट्रगल करा अपनी आज़ादी के लिए। जो ग्रीक हैं, जो नेशनलिज्म से इंस्पायर हुए थे, वो लड़ने लगे अपनी आज़ादी के लिए ऑटोमन एम्पायर से, ठीक है ना। और इससे हुआ क्या, रैली निकाली बहुत सारा और सपोर्ट मिला उनको पूरे यूरोप से। वो एक एग्जाम्पल है नेशनलिस्ट मूवमेंट का। आगे जाके देखो 1821 में क्या हो रहा है। इसके बाद 1848 में रेवोल्यूशन हुआ 1848 का। इस ईयर में हमने देखा वेव ऑफ रेवोल्यूशंस अक्रॉस यूरोप, ठीक है ना। पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन देखा। लोग जो थे, वर्कर्स थे, मिडिल क्लास थे, उन सब ने प्रोटेस्ट करा अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप एंड डिमांड करा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। मतलब जो भी एक एक तो हमारे देश में इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही है, ढंग से पैसा नहीं आ रहा, ढंग से ग्रोथ नहीं हो रही। दूसरा डिमांड करा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आए और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले। नेशनलिस्ट जो है ना, बहुत सारे रीजन जैसे इटालियंस में या जर्मन्स लोग या पोल्स लोग, पोलैंड लोग, है ना, ये सब लोग पुश करे एक क्राइटेरिया नेशन स्टेट बनाना, ठीक है ना, जहाँ पर नेशनलिज्म हो, लोग अपने हर इंसान को बराबर ट्रीट करे, इस तरीके से चले। तो 1848 में तो पूरे क्या कहते हैं, यूरोप में चल रहा है। उसके बाद 1859 से 17 में यूनिफिकेशन हुआ इटली का, इटली को यूनिफाइड करा। कहता है ये पीरियड में हम देखेंगे कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं इटली के, जो लीडरशिप हैं, फिगर्स लाइक काउंट केवर एंड जुसेप्पे गैरिबाल्डी, तो अलग अलग लोगों के लीडरशिप में चल रहा है इटली, ठीक है ना। उसको एक मिलके एक यूनिफाइड कंट्री बनाया। तो जो अलग अलग लोग राज कर रहे हैं उसको एक इकट्ठा किया गया। ऐसे सेम 1866 से 671 में यूनिफिकेशन करा जर्मनी को। जो ऑटो वॉन बिस्मार्क और किंगडम ऑफ प्रशिया, जो प्रशियन का किंगडम है, और एक बंदा ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें क्या हुआ ना, जो स्कैटर्ड था जर्मन का स्टेट, उसको एक साथ इकट्ठा लाया और एक सीरीज ऑफ वॉर हुई, बहुत सारी वॉर्स चली, जिससे जर्मन एम्पायर को यूनिफाई किया गया। ये सारे नाम अभी देखो शॉर्ट में चल रहा है क्या क्या इवेंट्स हुए। डीपली हम एक एक करके इन सारे इवेंट्स पे बात करेंगे आगे जाके। 1905 में स्लेव नेशनलिज्म गैदर फोर्स, जो शुरुआती 20वीं सदी थी, वहां पे नेशनलिस्ट की जो टेंशन्स थी वो बढ़ गई। मल्टीनेशनल एम्पायर जैसे कि हैब्सबर्ग या ऑटोमन एम्पायर थे ना, वहां पर ज्यादातर ये जो टेंशन्स थी मल्टीनेशनल एम्पायर की, वहां ये प्रॉब्लम बढ़ रही थी, क्योंकि डिजायर थी इंडिपेंडेंस लाना अमंग द स्लेव पीपल, लेड टू द स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट दैट कंट्रीब्यूटेड टू बिल्ड अप द वर्ल्ड वॉर वन। और फिर इसी के शुरुआत जो 1905 है ना, जो इन ऑटोमन एम्पायर हो गया या हैब्सबर्ग हो गया, इन जगहों पे, इन एम्पायर्स के थ्रू जो भी टेंशन्स चल रही थी नेशनलिस्ट लोगों की, कौन से ने, मल्टीनेशनल एम्पायर्स, ऐसे एम्पायर जहां पर एक देश है और यहाँ पर अलग अलग राजा उसको होल्ड कर रहे हैं एक देश को, वहां पर एक अच्छी खासी प्रॉब्लम हुई, जो डिजायर चल रही थी, जिससे एक नेशनलिस्ट मूवमेंट निकली, और इसी के थ्रू वर्ल्ड वॉर वन की भी शुरुआत आगे जाके हुएगी, जो हम पढ़ेंगे।